Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, today we will discuss about process and basis of accounting. तो यहाँ मैंने दो टर्म्स लिखी, वन इज प्रोसेस एंड अनदर इज बेसिस. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके बारे में. फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की. तो प्रोसेस क्या होता है? कोई भी काम आपको करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप करने का जो तरीका है वो प्रोसेस है. तो यहाँ मुझे करना है अकाउंटिंग का काम, तो उसका क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे जब मुझे अकाउंटिंग करनी है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे. इन्हें आप ऑलरेडी अकाउंटिंग साइकिल के टॉपिक में पढ़ चुके हो. जब मैंने बात की थी कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, तो उसमें जो भी स्टेप्स की बात की वो ही सब अब हमें यहाँ पढ़ना है. तो फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. कि अब आपको जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो हमेशा ही फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए. उसे आप मनी में मेज़र कर सको. अगर आप उसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो उसे आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे. तो बस यही आपको आइडेंटिफाई करना है. अब आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि उस ट्रांजैक्शन का आपके पास कोई ना कोई एविडेंस हो, प्रूफ हो. मीन्स अगर आपने कैश पे किया है तो कैश मेमो हो आपके पास. अगर आपने कुछ परचेज किया है तो परचेज इनवॉइस हो. सेल किया है तो सेल इनवॉइस हो आपके पास. तो यहाँ इस टाइप में हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का जो भी हमने रिकॉर्ड करना है. ये काम होता है आपका आइडेंटिफिकेशन तक का. उसके बाद आप आ जाते हो नेक्स्ट स्टेप पर, वो है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. मीन्स कि आपने अब ट्रांजैक्शंस तो आइडेंटिफाई कर ली, अब उन्हें जो रिकॉर्ड करना है फर्स्टली आप उन्हें लिखते हो वाउचर्स पर. हर एक कंपनी, हर एक फर्म के अपने नाम से प्रिंटेड वाउचर्स होते हैं. उन पर वो ये मेंशन करती हैं कि क्या उन्हें डेबिट करना है किस अकाउंट को और किसको उन्हें क्रेडिट करना है. तो यहाँ हर एक वाउचर के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में लिखना है और उस वाउचर के साथ जो भी एविडेंस है उस एविडेंस को भी अटैच करना है आपको. और इन वाउचर्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हो. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि डेट वाइज, कि डे टू डे हर दिन जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट वाइज उन्हें सेट करना. दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आफ्टर देन आप आ जाते हो नेक्स्ट स्टेप पर, वो है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास होने चाहिए वाउचर्स जो आपने पिछले स्टेप में बनाए. अब वाउचर से देख करके आपको एंट्री करनी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. उन्हें आप बोलते हो जर्नल. ठीक है, यहाँ आप इसमें जर्नल एंट्रीज पास करते हो. ये बुक का नाम है जर्नल, इसमें आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो एक सिंगल जर्नल बुक रख के काम चल जाएगा. अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो आपको इस जर्नल को क्या कर देना है, सब डिवाइड कर देना है. जैसे हम छोटे थे तो हम एक ही नोटबुक में सभी सब्जेक्ट्स का काम पूरा कर लेते थे. फिर आप बड़े हुए, आपका काम बढ़ा तो आपने हर एक सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक लगा ली. यही होता है अकाउंट में भी. अगर आपका बिजनेस छोटा है, थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, तो एक ही बुक मेंटेन करने से, जर्नल बनाने से काम चल जाएगा. अगर ज़्यादा है ट्रांजैक्शंस तो आपने सब डिवाइड करके कई तरह की बुक्स मेंटेन कर लेनी है. वहाँ जैसे कैश से रिलेटेड आप बना लोगे कैश बुक,
अब आपने इसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन, नकद में आप जो भी काम करते हो वो रिकॉर्ड करा। अब अगर उधार में परचेज कर रहे हो तो उसके लिए बना ली परचेज बुक। उधार में सेल करनी है तो सेल बुक बना ली। ऐसे आपने सब डिवाइड करना है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं, आपका बिजनेस का साइज बड़ा है। फिर बात आती है अगले स्टेप की, वो है पोस्टिंग टू लेजर्स। यहाँ लेजर्स को आप कहते हो प्रिंसिपल बुक, मतलब सबसे मेन बुक आपकी, ठीक है। तो लेजर का मतलब होता है कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करना। जर्नल में तो आपने सारी मिक्स एंट्रियां जो हैं वो रिकॉर्ड कर दी। अब सेम नेचर वाली एंट्रीज को एक एक करके ग्रुप बनाने हैं। जैसे मिस्टर श्याम हैं, वो आपके सप्लायर हैं, तो मिस्टर श्याम का अकाउंट अलग हो जाएगा। आपने कोई फर्नीचर लिया, फर्नीचर का अकाउंट अलग हो जाएगा। मशीनरी के लिए अकाउंट अलग हो जाएगा। कैश के लिए अलग अकाउंट, परचेज, सेल, कोई भी रेंट पे कर रहे हो, रेंट का अलग से रेंट अकाउंट। ऐसे आपको हर एक चीज़ का एक अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है, उसे आप बोलते हो लेजर। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल स्टेटमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस होती है एक स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं चेक करने के लिए कि हमने लेजर्स जो हैं वो सही बनाए हैं या नहीं, उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। लेज़र की दो साइड्स होती हैं, तो अगर उसकी लेज़र की आपकी ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होंगी आपके पास, तो अगर आपकी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच कर रही हैं, दोनों का टोटल सेम है, दोनों तरफ आपने जो ट्रांजैक्शंस लिखी उनका टोटल सेम है, तो इट मीन्स आपके जो लेज़र्स हैं वो ठीक बने हैं। तो ये लेज़र का जो भी फाइनल बैलेंस होगा उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही उसकी दोनों साइड्स, तो आप मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे। मिस्टेक को ठीक करने के बाद आप आ जाते हो नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है फाइनल स्टेटमेंट्स। अब फाइनल स्टेटमेंट्स में आपको अपने बिजनेस का फाइनल रिजल्ट जानना होता है कि फाइनल मेरे बिजनेस का क्या रिजल्ट है, ईयर के एंड में क्या रिजल्ट है मेरे बिजनेस का। तो वहाँ आपको फाइनल स्टेटमेंट्स में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसी के साथ आप एक बनाते हो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप अपने बिजनेस की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके पास, एसेट्स आपकी, और जितनी भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, जो भी लोन्स हैं आपके ऊपर, वो सब राइट करते हो। और बैलेंस शीट की भी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। एक तरफ लिखनी है सारी एसेट्स, दूसरी तरफ लिखते हो सारी लाइबिलिटीज़। अब ये बैलेंस शीट वगैरह जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आप इन डिटेल समझेंगे कि जो उसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो ये आपके स्टेप्स थे अकाउंटिंग के। तो इसे आप ओवरऑल कहते हो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब अगली हमारी टर्म पर आ जाते हैं जो मैंने लिखी थी। क्या लिखा था मैंने? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास ना दो बेसिस हैं, दो तरीके हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के। वन इज कैश बेसिस, सेकेंड वन इज एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में आप क्या करते हो कि जो चीज़ ना कैश में हो रही है उसे तो रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर उधार में है तो रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कैश बेसिस। तो अगर आपने सपोज उधार में कुछ खरीदा या उधार में कुछ सेल किया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा।
सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड होंगी। तो देखिए, सिंपल तो है ये तरीका कि आप सिंपली इसमें सिर्फ कैश वाली रिकॉर्ड करो आइटम्स, बट यहाँ पर आपके जो अकाउंट्स हैं वो अधूरे रह जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो उसके बाद जो दूसरा आपके पास वे है वो है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस ईयर में आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उस ईयर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो कैश में हो या फिर वो नॉन कैश हो, बस वो उस ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने इस साल कुछ क्रेडिट पर उधार में सेल किया, तो क्योंकि इस ईयर की सेल है तो रिकॉर्ड होगी। मैंने अगर रेंट जो है वो मेरा पे करना रहता है अभी, बट मैंने इसी ईयर वो उनका जो प्रीमाइसेस है वो यूज़ किया है, तो वो रेंट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने चाहे उसके लिए कैश पे नहीं किया, बट वो मेरा खर्चा इसी ईयर से रिलेटेड है। तो जो आप एक्सपेंसेस पे नहीं करते हो उन्हें बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि अभी आपके पे करने रहते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे। और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो होते हैं जो आपने एडवांस में दे दिए, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था वो आपने एडवांस में दे दिया, तो वो तो देखो नेक्स्ट ईयर का है तो वो रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर के जो अकाउंट्स होंगे वहाँ रिकॉर्ड होगा। सो बेसिकली एक्रूअल बेसिस जो होता है वो अकाउंटिंग को पूरा करता है, क्योंकि वहाँ सारी ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश बेसिस को नहीं कोई रिकॉग्निशन दी गई है, एक्रूअल बेसिस ही अपनाया जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कैश बेसिस जो सुटेबल है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें काम ही सिर्फ नकद में करना है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या चार्टेड अकाउंटेंट्स, कि जो उधार में कुछ ट्रांजैक्शन डील ही नहीं करते। अब डॉक्टर तो देखिए कैश ही लेता है अपने पेशेंट से, जो भी उसकी फ़ी है, तो ये उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ट्रांजैक्शन छूटेगी नहीं रिकॉर्ड होने से। नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए एक्रूअल बेसिस ही, और एक्रूअल बेसिस में जो हमने एक मैचिंग प्रिंसिपल की बात की थी कि आपको मैच करना होता है एक ईयर के सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यूज़ को, ताकि आप एक्चुअल प्रॉफिट लॉस का पता लगा सकें। तो वो मैचिंग प्रिंसिपल भी जो फुलफिल होता है वो एक्रूअल बेसिस में होता है। तो बेसिकली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपके सारे पर्पस को फुलफिल करता है। दैट्स वाई इट्स फेयर टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो ये 2 बेसिस आपके पास अवेलेबल रहते हैं कि आप इन्हें फॉलो करें। इसी के साथ इन दोनों का जो मिक्सचर है वो होता है हाइब्रिड बेसिस। ये बेसिस जो है वो कैश और एक्रूअल का मिक्सचर है। तो यहाँ दोनों के फीचर्स हैं, ये भी कह रहा है कि कैश वाली आइटम्स को रिकॉर्ड करो, और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस मेरे लिए कैश नहीं पे हुआ तो भी रिकॉर्ड करो। मतलब हाइब्रिड में कहा जाता है कि अगर तो आपके लॉस हैं फ्यूचर से रिलेटेड, वो नहीं भी आपको हुआ, आपने कैश नहीं भी उसके लिए पे किया, लॉस या कोई भी और खर्चा आने वाला है फ्यूचर में, तो उसे आप रिकॉर्ड कर लें। तो वहाँ तो आप एक्रूअल वाला जो है वो अप्रोच जो है वो फॉलो करें। और अगर आपका कोई फ्यूचर से रिलेटेड इनकम है, आपको उसके लिए अगर अभी कैश मिला नहीं है, तो आप उसे रिकॉर्ड ना करें, वहाँ पर आप कैश बेसिस वाला अप्रोच फॉलो कर लें। तो ये हाइब्रिड बेसिस बिल्कुल वही है जो हमने कन्वेंशन की बात की थी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसी से ये लिंक हो रहा है। सो ये 3 बेसिस थे हमारे पास,
जिनसे हम हमारी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.